जय मल्लिवासी साथियों, समय ज़्यादा हो चुका है और विषय की गंभीरता भी साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस बात को ध्यान में रखकर साथियों मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा। आज वामसिम के माध्यम से और ऑल बार एसोसिएशन के द्वारा छत्रपति शाहू महाराज जी के द्वारा जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण के उपलक्ष्य के दिवस के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप सभी साथियों को ये पता है कि हम लोग ये जो वर्ष है 28 जून 1922 को बाबा साहब अम्बेडकर को ग्रेजिंग में बैरिस्टर की डिग्री हासिल हुई थी। उस घटना को 28 जून 2022 को 100 साल पूरे हुए और उस समय हमने ये फैसला किया कि इस गौरवशाली दिवस को ना केवल हम लोग मनाएंगे तो उस दिन को हम एक संकल्प करें और जो लड़ाई जो संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर विरासत के रूप में हमें दिए गए थे, उस संघर्ष और विरासत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अधिवक्ताओं को साल भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से मोबिलाइज करेंगे। तो 28 जून 2022 से 28 जून 2023 तक साल भर साथियों ये कार्यक्रम चलेंगे और उसी कड़ी में साथियों आज ये कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल का आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र में भी इसके कार्यक्रम हो चुके हैं और केवल मात्र 1 महीने के अंदर 8 स्टेट में इसकी गतिविधियां भी शुरू हो गई। 3 बातें हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लिए रखी है। पहला, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा तो हमने 28 जून को किया। उसके बाद साथियों भारत के सारे राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में जिला स्तर पर पूरे देश भर में ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से इस कार्यक्रम के कड़ी के तहत एक अभियान के रूप में कार्यक्रम होंगे और उसके बाद तहसील के बार एसोसिएशन के लेवल तक साथियों कार्यक्रम होंगे। तो साल भर ये कार्यक्रम चलेगा और इसका समारोपीय कार्यक्रम 28 जून 2023 को दिल्ली में होगा और उस कार्यक्रम में कम से कम 5000 अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उस कार्यक्रम के लिए तैयार किया जाएगा। उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम लिया जाएगा। दूसरा, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्य रखा है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है कि जिस ग्रेस यूनिवर्सिटी से बाबा साहब अम्बेडकर ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है जिनके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को वहां पढ़ने का ये सारा जो ज्ञान उन्होंने वहां से हासिल किया, उस यूनिवर्सिटी से किसी एक को डेलीगेट के रूप में हम लोग भारत में अपने ऑल इंडिया का जो कार्यक्रम होगा उसमें आमंत्रित करेंगे और पूरे भारत के मूल निवासियों की तरफ से उनका हम सम्मान करेंगे, उस संस्था का भी सम्मान करेंगे और साल भर ये जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उसमें से एक कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर का उस ग्रेजिंग में भी करेंगे, उसकी भी प्रक्रिया में हम लोग हैं। इसके साथ साथ साथियों हमने और एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है कि अधिवक्ताओं को निरंतर अगर हमको जोड़े रखना है तो उसकी प्रक्रिया स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को अपना एजुकेशन लेते समय ही इस बात की धारणा हो कि उसे किस लिए पढ़ना। सयाजीराव गायकवाड़ जब बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दिए थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं अपने समाज के लिए पढ़ना चाहता हूँ, माय एजुकेशन इज फॉर माय सोसाइटी। तो जो हमारे अधिवक्ता छात्र जो है जो भविष्य में एक बेहतरीन अधिवक्ता बनना चाहते हैं, जो SC ST BC के स्टूडेंट्स है, उनको अगर स्टूडेंट के लाइफ से ही इन चीजों की प्रक्रिया समझ में आए तो जब वो अधिवक्ता बनकर प्रैक्टिस में आएंगे तो खुद ही एक कैडर के रूप में तैयार होंगे तो बहुत मजबूत लड़ाई हमारी लड़ने लायक होंगे। तो कम से कम 3 साल में 1 लाख स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का प्लान हमने बनाया। इसके बाद साथियों समाज के लिए अधिवक्ताओं के माध्यम से हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि साल भर में जब हम जिला स्तर पर तहसील स्तर पर कार्यक्रम करेंगे तो हमारे अधिवक्ताओं के कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा की संविधान की प्रतियां जो है हम अपने समाज में वितरित करेंगे और उसके बारे में अपने समाज को जागृत करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में जागृत करेंगे, क्योंकि इस देश में संविधान की साक्षरता ना के बराबर है।
क्योंकि हमारे अधिकार क्या है, कहां पर है, इसकी भी जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। वो संविधान और उसके अधिकारों की व्यवस्था लोगों को समझाने के लिए हमने प्लान बनाया कि एक साल में कम से कम 1 लाख संविधान की प्रतियां लोगों तक लेकर जाए और उनको इस संविधान की व्यवस्था के बारे में जानकार बनाया जाए। ऐसा कोई प्रयास पिछले 75 सालों में संविधान लागू होने के आजादी के बाद में नहीं किया गया। इसलिए साथियों, ये ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से हमने देश भर में ये प्रक्रिया शुरू की है, ताकि जब हम अपने समाज को आंदोलन के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो इस देश में आंदोलन की व्यवस्था अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, तो आंदोलन को चलाने के लिए आपके पास एक मजबूत अधिवक्ताओं की जरूरत है जो समाज की पैरवी करे। अभी यहाँ आने से पहले हमारी ऑफिस में बात हो रही थी, तो नितिन जी ने कहा कि हमारे समाज में एडवोकेट्स नहीं है। जो बेहतरीन एडवोकेट चाहिए, जो समाज के एडवोकेट्स है, मगर समाज की एडवोकेसी करने वाले लोग नहीं। समाज को बेहतरीन अधिवक्ताओं की जरूरत क्यों है? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ताओं से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए। आपने बाबा साहब का सेंटेंस भी बहुत बार पढ़ा होगा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर हो, उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इतना ज्यादा भरोसा बाबा साहब का डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स लोगों के ऊपर। ये क्यों था? क्योंकि साथियों, जिस आंदोलन का नेतृत्व समाज का पहले दर्जे का ब्रेन करता है, वही आंदोलन समाज का सफल होता है। जिस आंदोलन का नेतृत्व समाज का पहले दर्जे का ब्रेन जो है, फर्स्ट रेट ब्रेन जो होता है, वो लीड करेगा, तो वही वो सफल होगा। आज हमारी हालत ये है, खासतौर पर पिछड़े और जो हमारा समाज है, उसकी हालत ये है कि हमारे समाज का नेतृत्व ड्रॉप आउट लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ड्रॉप आउट लोगों के हाथ में अगर आंदोलन का नेतृत्व होगा, तो उस आंदोलन की हालत क्या होगी, हमें देख। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर का जो नेतृत्व तैयार है, मगर वो नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, उसको इस आंदोलन के साथ में जोड़कर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इसको तैयार किया जाए। अधिवक्ताओं से बेहतरीन लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं हो सकता, उनको तैयार करने का साथियों एक कार्यक्रम है। इसलिए साथियों, ये देश भर में कार्यक्रम चलेंगे। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से जो भी हमारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बात की गंभीरता को समझे कि आज इस देश के अंदर जो अघोषित आपातकाल, एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी जो घोषित की गई है, उसके कितने गंभीर परिणाम आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगी, उसका आकलन अधिवक्ता ज्यादा कर सकते हैं। साथियों, आज हम शाहू महाराज जी के आरक्षण के दिवस पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। अब काफी सारे वक्ताओं ने इस बात को दोहराया भी कि आज ही के दिन ही शाहू महाराज ने आरक्षण दिया था। तो सवाल यह है कि आज के दिन पर हमको समीक्षा इस बात की करनी चाहिए कि 125 साल पहले गुलाम भारत में आपको 50% आरक्षण था। यानी आरक्षण का लाभ लेने वाली हमारी 5वीं 6वीं पीढ़ी है। अगर 20 साल की एक पीढ़ी मानी जाए, तो ये 5वीं या 4वीं पीढ़ी होगी कि जो आरक्षण का लाभ ले रही है। इन 100-125 सालों में हम 50% के आरक्षण को 51 नहीं कर पाए, 52 नहीं कर पाए, मगर जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं, इन्होंने गुलाम भारत में जो 50% आरक्षण था, आजाद भारत में उसको 50% से नीचे लाकर रख दिया। और आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि संविधान पर भी लाए जा रहे, ठेकेदारी सिस्टम खड़ी कर दी गई है, लैटरल एंट्री की जा रही है, तो वो जो 50% से भी नीचे आ गया है, वो है कितना? तो समीक्षा तो इस बात की होनी चाहिए कि जिस समाज ने आरक्षण का 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी लाभ दिया, वो लाभ ही लेता रहा। जो मिला हुआ अधिकार है, उस अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही है। शाहू महाराज आरक्षण देना चाहते थे, या शाहू महाराज जी ने आरक्षण दिया, किस लिए दिया? क्या वो समाज के अंदर एक पढ़े लिखे नौकरदार वर्गों का निर्माण करना चाहते थे? क्या उनके आंदोलन का या उनके आरक्षण देने का इतना ही मकसद था कि समाज के अंदर एक मिडिल क्लास पैदा हो जाए? क्योंकि आरक्षण से आज हम ये देख रहे हैं कि एक नौकर पेशा वाला या एक मिडिल क्लास वर्ग निर्माण हुआ है। तो क्या शाहू महाराज की ये मंशा थी आरक्षण देने के पीछे? आरक्षण को अगर हम रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, या जो लोग कहते हैं कि आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है,
तो शाहू महाराज उससे आगे वाली बात रखते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच उससे आगे थी। वो इस आरक्षण के माध्यम से समाज के अंदर ना केवल रिप्रेजेंटेशन निर्माण करना चाहते थे, उनका असली मकसद था कि समाज के अंदर लीडरशिप पैदा की जाए। वो समाज के अंदर लीडर पैदा करना चाहते थे, समाज का नेतृत्व करने वाला वर्ग इस आरक्षण के आंदोलन से निर्माण हो, ये व्यवस्था वो करना चाहते थे। क्या उस मकसद को, जिस मकसद के लिए उन्होंने आरक्षण दिया, उस दृष्टि से हमने देखा? आरक्षण को हम अवसर मानते हैं, आरक्षण को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते, तो अपॉर्चुनिटी किस लिए चाहिए थी हमें? वो आरक्षण हमारे महापुरुषों के दृष्टि से समाज के अंदर एक नेतृत्व निर्माण करने के लिए उन्होंने दिया था कि भाई इसका लाभ उठाकर समाज के अंदर एक नेतृत्व करने वाला वर्ग निर्माण होगा। वर्ग तो निर्माण हुआ है, आज सारे क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाला वर्ग निर्माण हो चुका है, मगर वो समाज का नेतृत्व नहीं कर रहा। उस नेतृत्व करने वाले वर्ग को नेतृत्व करने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी साथियों हमें उठानी होगी, और इस काम के लिए अधिवक्ताओं को पहल करने की जरूरत है। आज आरक्षण को हम सामाजिक न्याय कहते हैं, आरक्षण के दिवस पर उन बातों की चर्चा करते हैं, तो उसी समय दूसरा चित्र हमारे सामने ये है कि आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने की व्यवस्था में लगे। आज आरक्षण की यह स्थिति है कि वो कागज पर ही बचा हुआ है। अधिकारों का मूल्य केवल कागज में होने से नहीं होगा जब तक उसका व्यवहार में अमल करने की स्थिति नहीं होगी। अभी कल परसों ही पार्लियामेंट के सेशन में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कितनी नौकरियों की वैकेंसी पड़ी हुई है। तो सरकार ने आंकड़े दिया कि लगभग 9,27,000 के करीब की जो नौकरियां है उसकी वैकेंसी है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के आंकड़े अगर आप उठाकर देख लो तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर सारा स्टेट और सेंटर का मिलाकर 50 लाख से ज्यादा की नौकरियों की वैकेंसी है। अगर ये 50 लाख के करीब की नौकरियों की वैकेंसी स्टेट और सेंटर में मिलकर है तो उसमें आपका कितना बड़ा शेयर जो है वो सरकार जो है उसको लागू नहीं कर रही। एलपीजी की नीति जब लागू की गई, मंडल कमीशन लागू करने से पहले मंडल को प्रभावित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 2014 तक साथियों कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगभग 43% गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बीजेपी की सरकार आई तो ये 43 का जो रेशियो है बढ़ते बढ़ते 59 तक हो गया, और आज 2021-22 का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखोगे तो 75% जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रभावित हो चुका है, और उसकी जगह पर ठेकेदारी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को लिया जाए। तो आपके अधिकारों को छाटने के काम में वो सारी चीजें में लगे पड़े हुए हैं। लैटरल एंट्री, ठेकेदारी के सिस्टम हो या आरक्षण को प्रभावित करने के लिए बनाई गई सारी प्रक्रिया हो, इन चीजों में अधिवक्ताओं का और न्यायपालिका का क्या रोल आता है? इन चीजों को अगर हमको समझना है साथियों तो भी बहुत सादा तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर आरक्षण की प्रक्रिया को समझना है तो आरक्षण अगर न्याय देने के लिए बना है तो हमें आरक्षण के साथ साथ अगर न्याय जुड़ा हुआ है तो न्यायपालिका को भी जानना होगा। अगर आरक्षण समाज के एम्पावरमेंट के लिए जो हजारों सालों से प्रभावित किए गए लोग थे उनको न्याय देने के लिए बनाया गया है, तो उसके समर्थन में सबसे ज्यादा न्यायपालिका खड़ी होनी चाहिए थी। तो न्यायपालिका का रोल इसमें क्या है? न्यायपालिका में बैठे हुए जो जज है उनका क्या चरित्र है? उनका न्यायपालिका के लोगों का आरक्षण को देखने के लिए या उसके पीछे की जो सोच है उसको देखने का क्या नजरिया है? न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों का आरक्षण के प्रति कितना आग्रह और कितना पूर्वाग्रह है ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि आरक्षण के विरोध में सवाल जब शाहू महाराज ने दिए उसी दिन से उठाए गए थे।
ये जो मेरिट की बात आज न्यायपालिका में चल रही है कि आरक्षण से मेरिट खत्म होगा, ये 26 जुलाई 1902 को जब शाहू महाराज ने आरक्षण दिया था, उसी दिन ये सवाल खड़ा किया गया था कि भाई आरक्षण मेरिट के विरोध में है। तो ये कोई नया सवाल नहीं आया। मगर उस समय चूंकि शाहू महाराज राजा थे, तो उन्होंने दिए हुए अधिकार की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने उसके स्पिरिट के साथ में जब उसको लागू किया, तो उन्होंने जो मेरिट का मुद्दा खड़ा किया था उसका जवाब उन्होंने दिया कि आरक्षण कैसे मेरिट को, जो ब्राह्मण सवाल खड़ा करते हैं कि ये मेरिट के विरोध में है, तो शाहू महाराज ने अपने राज में उसकी व्यवस्था कर दी, उसका जवाब दे दिया। मगर आज न्यायपालिका के ऊपर इन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जब दी जाती है, तो न्यायपालिका किस तरीके से चीजें करती है। भारत में आरक्षण और न्यायपालिका का अंतर विरोध जो है, जो संघर्ष जो है, ये बहुत ज्यादा अपने आप में चिंता का एक विषय है। और ये आरक्षण की प्रक्रिया को साबोटेज करने में या उसको समाज के हित में लागू करने के लिए जितने भी अवरोध पैदा किए गए, उन अवरोधों में एक बड़ा रोल निभाने का काम जो है ये न्यायपालिका का सहारा लेकर किया गया। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभ्यता बनाने के लिए एक आधार होना पड़ता है। किसी समाज की प्रगति करनी है, वो बगैर न्याय के स्थापित किए हुए नहीं हो सकता। जो समाज न्याय को नहीं मानता, उस समाज के शोषितों के अधिकारों को कैसे मानेगा। मेरिट के आधार पर जो बातें कही जाती है कि आरक्षण से मेरिट खत्म होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होना चाहिए, मेरिट के आधार पर ही चलना चाहिए, तर्क न्यायपालिका के द्वारा भी दिया जाता। हजारों ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जब भी इस देश के राज्यकर्ता आरक्षण को लेकर संकट में फंस जाते हैं, आरक्षण को लेकर कोई भूमिका बनाने लायक नहीं रहते, तो वो न्यायपालिका का सहारा लेते। और हमने हमेशा ये देखा है कि न्यायपालिका आरक्षण के मामले में संवैधानिक भूमिका लेने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई है उसके समर्थन में विश्लेषण करने की बजाय आरक्षण के मामले में न्यायपालिका राजनीतिक भूमिका लेती रही है। और राजनीतिक भूमिका से भी ज्यादा वो अपना वर्ण और वर्चस्व का सिद्धांत जो है उसको कायम रखकर वो सारी बातें कर रही है। इसलिए ऐसे बहुत सारे मामले रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया चलती है हमने देखा। जब आरक्षण के बारे में कहा जाता है कि वो मौलिक अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं है, और बड़े लंबे चौड़े उसके न्यायपालिका के द्वारा जवाब दिए जाते, आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आरक्षण की नीति को सैबोटेज करने में न्यायपालिका किस तरीके से सामने आकर काम करती है। ओबीसी को जब 2007 में हायर एजुकेशन में 2006-07 में जब IIT में रिजर्वेशन देने की बारी जब आई, तो अपर कास्ट लोगों के द्वारा जब रैलियां निकाली गई, उस रैली में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हाथ में आरक्षण हाय का प्ले कार्ड लेकर उसमें शामिल हो जाते। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सीनियर जज रिजर्वेशन के विरोध में जब रैलियां निकाली जाती है, उसमें स्टूडेंट्स के नेतृत्व में जो रैलियां निकलती उसमें शामिल हो जाते हैं। सिटिंग जज भी आरक्षण के विरोध में कहते हैं। संविधान कहता है कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण के लिए बनाया गया है। राष्ट्र के नागरिकों को, जो इस देश की सबसे मौलिक चीज है जिसके लिए संविधान बना है, उसको एम्पावर करने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए बनाया गई व्यवस्था है, और उसकी विरोध में लोग हैं, तो राष्ट्र विरोध का मामला ही खड़ा हो। अगर ना इसकी कोई चर्चा होती है, ना इसके ऊपर गंभीरता से कोई बात कही जाती है, इस बात से साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो अधिकारों की व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने बनाकर दी थी, उन अधिकारों को बचाए रखने के लिए भी निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है। अगर हमें आदत पड़ चुकी है, और उस आदत पड़ने के कारण कितना भी गैर बराबरी का मामला हो, हम लोग जो है उसमें चलते रहते, एक एक करके आपको दिए हुए सारे के सारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं।
महाभारत में एक कथा कही गई थी कि कर्ण जब पैदा हुआ तो उसको जन्मजात कवच कुंडल थे, एक नहीं थे, किसी ने देखा नहीं। मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में पैदा हुआ उसको बाय बर्थ के फंडामेंटल राइट मिले, सारे फंडामेंटल राइट उसको बाय बर्थ मिले, वो सारे अधिकार वो ले भी रहा है। मगर जिन व्यवस्था के द्वारा उन अधिकारों को छीना जा रहा है, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो लड़ नहीं रहा, उसको पता ही नहीं। मंडल कमीशन का मामला हो या अभी नीट का मामला हो, न्यायपालिका का उसमें किस तरीके से रोल रहा है वो आप लोगों को विस्तार से इसके बारे में जानकारी है कि किस तरीके से न्यायपालिका को चलाया जाए। हमें न्यायपालिका में जितना भाई भतीजा हुआ चल रहा है उसकी चर्चा जितनी मीडिया में होती है, उसके भ्रष्टाचार की जितनी चर्चा होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा न्यायपालिका के जो जातीय पूर्वाग्रह है वो हमारे समाज के लिए ज्यादा हानिकारक है। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, उसका असली चरित्र लोगों के सामने होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से न्याय को प्रस्तावित करना चाहते हो तो जब तक न्याय जिनके लिए लागू किया जाता है वो लोग न्याय देने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। जिन्होंने हजारों सालों से मनुस्मृति लागू की, उनके हाथों में न्याय की व्यवस्था होगी, उनका न्याय कैसे होगा? उनका न्याय वही है। शेड्यूल कास्ट के मामले में हो, ट्राइब के मामले में हो, बैकवर्ड के मामले में हो, माइनॉरिटीज के मामले में हो, उनके न्याय की एक दिशा तय है और वो उसी दिशा से न्याय देने की प्रक्रिया करते रहे। इसलिए अगर साथियों संविधान में आपके अधिकारों की कितनी भी मजबूत व्यवस्था है, मगर उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर आपके पास कोई लड़ाई लड़ने वाली ताकत ना हो तो बचे हुए मिले हुए अधिकार भी बचाने लायक हम लोग नहीं रहे। ये जो परिस्थितियां देश के अंदर बनी है, उन परिस्थितियों से अगर आपको बाहर निकलना है तो हमें लड़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति निर्माण करने की जरूरत है। सवाल केवल आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लोकतंत्र से जुड़ी हुई सारी संस्थाएं आज शक के दायरे में है, शक के घेरे में है। केवल आरक्षण का मामला नहीं है। न्यायपालिका से लोगों की जो उम्मीदें थी कि भाई अगर कहीं कोई हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो इस देश के संविधान में व्यवस्था की गई है कि उसके द्वारा न्याय मिलेगा, क्या हालत है। तो सारी उम्मीदें जो हमारे महापुरुषों ने निर्माण करके दी थी कि भाई यहाँ कानून का राज होगा और कानून के राज में किसी का कोई शोषण नहीं होगा, वो व्यवस्था बना कर दी है। क्या उस व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई पहल हुई है? इसलिए साथ इस देश के मूल्यवासियों आजादी के 75 साल होने के बाद में भी ये कहना पड़ता है कि न्याय है का। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि एफआईआर लिखो। एफआईआर लिखने के लिए भी लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। न्याय तो दूर की बात है, एससी एसटी के एट्रोसिटी के केस के अगर आप पेंडेंसी रेट देखेंगे 96% से ज्यादा का। एट्रोसिटी के मामले हो या आपके अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए मामले हो, अगर न्यायपालिका चाहे तो इस देश में वो कानून का राज स्थापित करने के लिए हर वो चीज जो संविधान ने उसको एम्पावर करके दिया है उसका उपयोग कर सकती है, नहीं कर रही। रोस्टर को लेकर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भाई रोस्टर्स में ये हो रहा है, पहली बार वो कुछ आकर बातें कह रहे। अगर न्यायपालिका के चरित्र में बदलाव करने के लिए कोई सामने से पहल हो रही हो, केवल बयानबाजी होती है, जुमलेबाजी होती है, अगर न्यायपालिका का ये जो चरित्र बना हुआ है जो इस देश के नागरिकों के विरोध में, ये देश विरोधी चरित्र न्यायपालिका का जो बन रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। इस चरित्र से जो लोग लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आंदोलन चलना चाहते हैं या आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमने पिछले कई ऐसे मामले देखे हैं कि सरकार जहां जिन लोगों को रोकने में कामयाब नहीं होती,
आंदोलन को कुचलने में कामयाब नहीं होती, वहां उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को प्रभावित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता रहा। खुलकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है लोगों के अंदर, और इस डर की वजह से लोग अपने जायज अधिकारों की मांग करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसलिए इस अधिकारों की रक्षा करने के लिए समाज के अंदर वो विश्वास, वो भरोसा कब पैदा होगा? जब उस समाज का मनोबल बढ़ेगा कि भाई वो जो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में वो अकेला नहीं है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए उस समाज के जो अधिवक्ता है, उस आंदोलन का, उसके लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। हम इस देश के अंदर एक आंदोलन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, एक आंदोलन निर्माण करना चाहते हैं कि ये जो आजादी हमारे लिए एक अफवाह बनी हुई है, उस अफवाह से लोगों को निकाला जाए और उस आधे अधूरे आजादी का जो सपना लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम आजाद है, वहां से निकलकर वो इस देश की जो लड़ाई है आजादी की, वो पूरी करें। उस लड़ाई को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए साथियों, जो आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हमें लड़ने के लिए समाज का मनोबल बढ़ाना और समाज को उस आंदोलन में रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक जो ताकत अधिवक्ताओं की खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए अधिवक्ताओं को पहल करने की जरूरत है। अगर अधिवक्ता इस बात को ध्यान में रखकर पहल करते हैं तो बड़े पैमाने पर ये जो सारा शोषण हमारे लोगों का हो रहा है, उससे उनको मुक्ति मिल सकती है और वो लोग उस आंदोलन में शामिल हो सकते। इसलिए हमने ये कोशिश की कि देश भर में अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन खड़ा किया जाए, संगठन खड़ा किया, जिसके माध्यम से एक बड़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि आदिवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, तो भी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, संविधान का सहारा लेना पड़ता है। बैकवर्ड क्लासेस को अपने अधिकार बचाने, इस देश के सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, तो आपको न्यायपालिका में जाकर करना पड़ेगा। तो वहां अगर हमारी कोई ताकत खड़ी हो जाती है, तो तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर हमारे पास अधिवक्ताओं का एक संगठन खड़ा होता है, तो एक बड़ी ताकत हमारी होगी और उस ताकत के आधार पर लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हम लड़ सकते हैं। अगर ये विश्वास निर्माण करना है तो अधिवक्ताओं को उसके लिए पहल करने की जरूरत है। आज ये कार्यक्रम जो यहाँ पर लगाया, उसके पीछे भी साथ यही एक योजना है, यही एक लक्ष्य हमने रखा है कि समाज के अंदर अधिवक्ताओं को इस काम के लिए तैयार किया जाए। बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जज बनने की ऑफर आई, मगर वो ये जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई समाज की आजादी की है। उन्होंने उस काम के लिए अपने आप को 24 घंटे फ्री रखा। हमें भी अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपना समय निकालना होगा। अधिवक्ताओं का समय निकालना ये बहुत कठिन काम। आज जब हमने ये कोशिशें शुरू की तो पूरे देश भर में अधिवक्ता अपना समय दे रहे, साधन दे रहे, इस जात को जानने समझने की कोशिश कर रहे, संगठन बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल। हम आने वाले समय में साथियों इसको एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और कम से कम 5000 अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में अधिवेशन होगा। 10,000 अधिवक्ताओं की एक डायरेक्टरी साथियों हम लोग पब्लिश करेंगे। तो साल भर में जितने भी अधिवक्ताओं से संपर्क होगा, तहसील से, जिले से, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, और वो अपने समाज के लिए उपलब्ध होगी, ताकि समाज को कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसको उस बात की जानकारी देने वाले लोग वहां पर अधिवक्ता है। समाज के अंदर अधिवक्ता है, उनको समाज के काम के साथ जोड़ने की जरूरत है। ये सारी प्रक्रिया इस काम में जुड़ी है। साहू महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर या जो आरक्षण का जो दिवस है उसके अवसर पर साथ में कार्यक्रम लेने का पीछे भी यही मकसद है कि बैकवर्ड लोगों को इन बातों की जानकारी हो। हमारे समाज के अंदर बैकवर्ड क्लासेस का एक बहुत बड़ा तबका है, 52% से ज्यादा के लोग। यही उत्तर प्रदेश में जब काजलकर कमीशन के लोग आए थे, ये विटनेसेस कर रहे थे, साइमन कमीशन के जो लोग विटनेसेस कर रहे थे, तो इसी उत्तर प्रदेश के ओबीसी जाति के, ओबीसी समूह के शिवदयाल सिंह चौरासिया जब साइमन कमीशन को विटनेस देने के लिए गए, तो साइमन ने उनको एक सवाल पूछा कि आप ये जो डेलीगेशन लेकर आए हो, ये कितने % लोगों की समस्या का रिप्रेजेंटेशन डेलीगेशन आप लेकर आए हो? तो शिवदयाल सिंह चौरासिया ने सीना चौड़ा करके कहा कि हम जो लोग हैं ये 100 में 50% से ज्यादा।
जब शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने सीना चौड़ा करके साइमन को कहा कि हम लोग जो है 100 में 50 से ज्यादा है फिर भी पिछड़े हैं, तो साइमन ने अपना माथा पीट लिया और माथा पीटते हुए साइमन ने कहा कि अगर आप 100 में 50 से ज्यादा हो फिर भी पिछड़े हो तो अंग्रेज तो छोड़ो, भगवान भी आपका भला नहीं कर सकते। साथियों, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, सर पीटने वाली बात है। हमें हमारा सर पीटना चाहिए कि हमारी हालत क्या है। ये साइमन के कमीशन के समय में शिवदयाल सिंह चौरसिया ने ये बात कही कि साइमन ने मुझे ये बात कही कि अंग्रेज तो छोड़ो, भगवान भी आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है कि हमेशा दूसरों को ढोते बैठने का काम है। हमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा अपना आंदोलन होना चाहिए। तो हमने इस बात के लिए भी कोशिश की कि भाई बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ऑल इंडिया में अगर मोबिलाइज करना है उसके लिए भी हम लोग संगठित प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज चाहू महाराज जी के जन्मदिन के अवसर पर ही जैसे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के माध्यम से अधिवक्ताओं को जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज के दिन हम लोग साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहू महाराज जी के इस आरक्षण दिवस के अवसर पर हम इस समाज के पिछड़े लोगों को जोड़ने के लिए भी एक संगठन बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समाज के पिछड़े वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। वो साथियों संगठन होगा मूल निवासी पिछड़ा वर्ग महासंघ। मूल निवासी पिछड़ा वर्ग महासंघ के माध्यम से साथियों हम देश भर में जो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उन पिछड़ी जातियों के सामाजिक समूह के अंदर आने वाली जातियों को जोड़ने के लिए देश भर में प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो जागृति पैदा हुई है उस जागृति को आंदोलन के साथ में जोड़कर लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठन की भी हम लोग घोषणा करते हैं और आप सभी साथियों को अनुरोध करते हैं कि ये जो लड़ाई रामसेव के माध्यम से, ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से, मूल निवासी पिछड़ा वर्ग महासंघ के माध्यम से हम समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे। जो शाहू महाराज जी ने आरक्षण दिया था उस आरक्षण के पीछे मकसद था कि समाज के अंदर नेतृत्व निर्माण हो और नेतृत्व निर्माण होगा तो आंदोलन होगा और आंदोलन होगा तो हमारी आजादी हासिल होगी। उस बात को पूरा करने के लिए आप लोग अपना समय बुद्धि साधन लगाओगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हुआ आप लोगों ने सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।